The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 20 लाख के पार जा चुके हैं। नए मामले आए दिन रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और फिर सरकार है कि लद्दाख सीमा विवाद पर पहले घुसपैठ कबूल करती है, फिर रिपोर्ट डिलीट करती है। आप कहेंगे भैया ललन टॉप ये दो मुद्दे हैं, हम भी कहेंगे ये दो मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं। आज हम अपना ध्यान इसी पर केंद्रित करेंगे, समझेंगे कि ये खबरें क्यों सुर्खियों में गायब होने लायक नहीं है। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। लगा 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 ये छत्तीसगढ़ के दृश्य हैं, सड़क दुर्घटना को अवसर में बदलने का एक उदाहरण। हुआ कुछ यूं कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में शराब की बोतलों से भरा ट्रक हाईवे पर पलट गया। आसपास सूचना पहुंचनी ही थी, सो पहुंची। लोग कौतूहलवश आए और ट्रक की तरफ लपके। जब उन्हें शराब की बोतलों के दर्शन हुए तो उन्होंने इन्हें लेकर भागना अपना कर्तव्य समझा। अपने फैसले पर लोगों ने अमल करना शुरू किया। पुलिस भी वहां मौजूद थी, सब देख रही थी। पुलिस ये डंडे चलने लगे, लेकिन लोग अपने टास्क को लेकर, कर्तव्य को लेकर अडिग थे। उन पर इन विचलित करने वाली कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कवर्धा के कुई में शराब की एक दुकान के लिए रायपुर से यह स्टॉक जा रहा था। रायपुर जबलपुर हाईवे पर रानी सागर गांव के पास ट्रक का टायर पंक्चर हो गया और यह अनियंत्रित होकर पलट गया। फिर लोग इस ग्रैंड थेफ्ट वाले मिशन में जुट गए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कवर्धा के एक्साइज इंस्पेक्टर नितिन खंडूजा ने बताया कि ट्रक में अल्कोहल की बोतलों के 200 कार्टन लदे थे, जिनका मूल्य 20 लाख के बराबर है। कितना नुकसान हुआ इसका आकलन करना बाकी है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ड्राइवर घायल हुआ है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में शराबबंदी की बात की थी। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भूपेश बघेल को राखी भेजते हुए पत्र लिखकर शराबबंदी की मांग भी की थी। अखबारों के मुताबिक इस पर भूपेश बघेल ने जवाब दिया था कि बहन सरोज पांडे जी, आपका भाई भूपेश ये वादा करता है कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही पूर्ण शराबबंदी होगी, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बघेल ने तंज भी कसा था कि मैं आपको याद दिला दूं कि आपके भाई रमन सिंह यानी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने 15 साल के शासनकाल में आपसे किया ये वादा नहीं निभाया। वैसे शराब का जिक्र आया है तो आपको पुरानी वैधानिक चेतावनी भी जरूर सुना दें। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और शराब के चक्कर में पुलिस से लाठी खाना तो और भी ज्यादा है। बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 20 लाख को पार कर चुकी है। इस पर हम आगे भी विस्तार से बात करेंगे, फिलहाल आप आंकड़े सुन लें। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,538 मामले सामने आए और 886 लोगों की मौत हुई। कुल मामलों की संख्या हो गई है 20,27,074। एक्टिव मामले 6,07,384। 13,78,106 मरीज ठीक हुए और अब तक हुई मौतों की संख्या 41,585। इन सबसे जुड़ी जो संस्था है ICMR, उसने बताया है कि 6 अगस्त को 5,74,783 सैंपल टेस्ट भी किए गए। ये भी एक जरूरी आंकड़ा है। दूसरी सुर्खी एक बड़े हादसे से जुड़ी है। 6 अगस्त को हमने आपको मुंबई समेत कर्नाटक, केरल और गोवा में भारी बारिश की वजह से बदतर हालात की खबरों के बारे में बताया था। उसी कड़ी में ये खबर केरल से है। यहाँ के इडुक्की जिले में मन्नार के पास राजमाला इलाके में 7 अगस्त की सुबह भूस्खलन की घटना हुई, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़ा 7 अगस्त की दोपहर तक का है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ये घटना पेट्टीमुदी चाय बागान में हुई, जहां बागान के कर्मचारियों के घर पर पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया।
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड अधिकारियों को भी ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने वायुसेना से भी मदद मांगी है। वायनाड जिले के मेप्पादी में भी भूस्खलन की खबरें हैं। यहाँ दर्जनों लोगों को अधिकारियों ने सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा है। पिछले 3 दिनों से केरल में बारिश के चलते मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक इडुक्की, वायनाड और मलप्पुरम जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। केरल के कोझिकोड, कन्नर और कासरगोड जिलों में भी काफी नुकसान हुआ है। इडुक्की जिले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पेरियार नदी में उफान की वजह से एक हाथी बहा जा रहा है। ये वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। केरल के कई इलाकों में बारिश के चलते बिजली भी कटी हुई है। तीसरी सुर्खी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पिछले दिनों केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 7 अगस्त को ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस कॉन्क्लेव को संबोधित किया। मकसद नई शिक्षा नीति के अलग अलग पहलुओं पर बात करना। इस मौके पर अब शिक्षा मंत्री कहलाने वाले रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन और देश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षक और कई संस्थानों के निदेशक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली है। देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। ये एक स्वस्थ डिबेट है। ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोई भी देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ने पर ही आगे बढ़ता है। और ये बात भी कि नई शिक्षा नीति 3-4 साल तक व्यापक विचार विमर्श के बाद, लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद बनाई गई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे स्वीकृत हुई है। इसको जमीन पर उतारने के बारे में प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आप जरूर सुनिए। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वह हमें सबको मिलकर के करना है। चौथी सुर्खी में बात एक और नीति की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को नोटिफाई करने की जानकारी दी। उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये देश की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। केजरीवाल ने कहा कि इस पॉलिसी को लेकर हमारे 2 मकसद हैं। पहला, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बल देना और दूसरा, प्रदूषण कम करना। फिलहाल ये पॉलिसी 3 साल के लिए है। इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। इसमें 1 साल में 200 चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की रोड फीस और उसका टैक्स भी माफ होगा। दोपहिया वाहन लेने पर सरकार की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा। पॉलिसी के बारे में केजरीवाल ने और क्या कहा, सुनिए। दिल्ली में जितने नए व्हीकल्स रजिस्टर होते हैं उसके कम से कम 25% नए व्हीकल्स 2024 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। आज ये प्रतिशत केवल 0.2% है। इसे हम 25% तक ले जाना चाहते हैं। अगर आप 2 व्हीलर्स खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स खरीदेंगे, तो आपको 30,000 तक अलग अलग किस्म के अलग अलग व्हीकल्स पे है, लेकिन मैक्सिमम 30,000 का उसमें बेनिफिट मिल सकता है। सरकार से इंसेंटिव मिलेगा। कार्स पे 1.5 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। ऑटो रिक्शाज पे 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। ई रिक्शाज पे 30,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा। और जो मालवाहक हैं, फ्रेट व्हीकल्स हैं, उस पे 30,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। 5वीं सुर्खी में बात हाल फिलहाल के सबसे चर्चित सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर ईडी ने आज मुंबई स्थित दफ्तर में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया के अलावा पूछताछ के लिए रिया के भाई शौविक, उनकी बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, पूर्व बिजनेस मैनेजर सीए रितेश शाह ये भी मौजूद रहे। रिया के पिता भी दफ्तर में देखे गए, पर कथित तौर पर उनसे पूछताछ नहीं हुई। रिया ने ईडी से अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक उनके बयान को न दर्ज किया जाए, जिसे ईडी ने खारिज कर दिया था।
बिहार सरकार ने 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए कहा था कि रिया चक्रवर्ती की वो याचिका खारिज की जाए जिसमें केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की गई। इसके अलावा बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी, उनसे जुड़ा हुआ भी अपडेट है। उन्हें मुंबई में क्वारंटीन से फाइनली छूट दे दी गई है। शर्त यह है कि वो 8 अगस्त तक मुंबई छोड़ दें। बीएमसी ने इस दौरान पटना पुलिस और विनय तिवारी पर तंज भी कसा। बीएमसी की तरफ से कहा गया कि ये हैरानी और दुर्भाग्य की बात है कि एक आईपीएस अधिकारी ने महाराष्ट्र आने से पहले यहाँ के कोरोना नियमों और शर्तों के बारे में पता ही नहीं किया। वैसे विनय तिवारी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि बाकायदा पुलिस महकमे के लोगों को हमारे आगमन के बारे में, हमारी ड्यूटी के बारे में जानकारी दी गई थी और जानबूझकर परेशान किया गया। और बीएमसी जो भी बयान दे रही है वो झूठ है, चाहे वो एयरपोर्ट के बाहर ठप्पे की बात हो या दूसरी चीज़ है। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। आपको स्क्रीन पर 2 अलग अलग वीडियो नजर आ रहे हैं। पहला वाराणसी का है। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय को घेर कर प्रदर्शन किया। आरोप है कि योगी सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही, हालत खराब हो रही है। इन शिकायतों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम खत लिखकर डीएम को सौंपा। अब दूसरा वीडियो, ये रांची का है। यहाँ कांग्रेस के समर्थन वाली हेमंत सोरेन की सरकार है, विपक्ष में बीजेपी है, तो बीजेपी डेलीगेशन लेकर पहुंच गया राज्यपाल के नाम। कई सारी शिकायतों के साथ राज्यपाल के पास बीजेपी नेता पहुंचे और ये शिकायत भी की कि झारखंड सरकार कोरोना को काबू करने में नाकामयाब है। सरकार कोरोना को रोकने में नाकाम है वाले आरोप को हम आगे ले जाएं तो लगभग देश के सभी राज्यों का नाम आएगा, क्योंकि हकीकत ये है कि कोरोना का संक्रमण रोक पाने में सरकारें नाकामयाब हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने संक्रमण के बढ़ते मामलों के सामने जैसे आंख मूंद ली हो, माने कोई समस्या है ही नहीं। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय हर दिन सुबह के वक्त कोरोना के आंकड़े जारी करता है। इसमें 24 घंटे में संक्रमण के जो नए मामले आते हैं वो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। ताज़ा रिकॉर्ड 62,538 का है। कोरोना के इतने मरीज पिछले 24 घंटे में देश भर में सामने आए। अब एक दिन में आए ये सबसे ज़्यादा मरीज हैं, लेकिन मैंने पहले कहा हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनता है और कोरोना संक्रमण के आंकड़ों का ये आरोही क्रम हमें कोरोना को काबू करने से और दूर ले जा रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने संक्रमण को काबू करने की कोशिशें त्याग दी हैं, जैसे ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर बात सिर्फ मरीजों के नंबर बढ़ने की है तो संक्रमण की चिंता जैसे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मरीजों के बढ़ते नंबर के साथ एक और आंकड़ा नत्थी है, मरने वालों का आंकड़ा। संक्रमण के अनुपात में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 41,585 हो गई है। सरकार अक्सर कहती है भारत में कोरोना से मृत्यु दर दुनिया के बाकी देशों से कम है। ये बात सही है। भारत में मृत्यु दर 2.07% है, यानी 10,000 लोग संक्रमित होते हैं तो उनमें 207 लोगों की मौत होती है। ये दुनिया में कोरोना से औसत मृत्यु दर के मुकाबले काफ़ी कम है। दुनिया का औसत क्या है? 3.8%, यानी 10,000 लोगों में 380 लोगों की मौत होती है। भारत में मृत्यु दर कम ज़रूर है, लेकिन मौतें तो हो रही हैं ना। जिनके घर के लोग मर रहे हैं उनसे पूछिए। ये संक्रमण जब ज़्यादा बढ़ेगा तो मौतें और ज़्यादा बढ़ेंगी। इसलिए इस दलील के साथ कि मृत्यु दर कम है, सरकारें कोरोना को हल्के में नहीं ले सकती, जो कि हो रहा है, होता दिख रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब देश में संक्रमण को काबू करना तो लगभग असंभव ही है। उम्मीद सिर्फ वैक्सीन से है। सुनिए। हम बहुत प्रगति कर रहे हैं कोरोना की संख्या में, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कोरोना की संख्या में। हमारे यहाँ हमने दिखाया कि धारावी में संक्रमण खत्म हुआ। हमने दिखाया दिल्ली में 93% हो गई रिकवरी रेट। पूरे देश की रिकवरी रेट बढ़ा के भी दिखा दी। लेकिन कहीं कहीं कुछ स्टेट्स में लापरवाही से कोरोना बढ़ रहा है। उसके जिम्मेदार मैं तो कहता हूं हम हैं, कोई और नहीं है। कोरोना रहेगा, कोरोना जाएगा नहीं। वैक्सीन अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन हमको एक ही तो बैरियर प्रोड्यूस करना है, दूरी के साथ मास्क। इस मास्क को अगर लगा लें और अगर डबल लगा लें तो और भी अच्छा है। वैसे संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक आशंका ये भी है कि हवा से भी वायरस का फैलाव हो रहा है, संक्रमण भी हो रहा है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR इस पहलू से भी जांच कर रहा है। इसके लिए ICU, अस्पतालों के कॉरिडोर और वेटिंग रूम जैसी जगहों से हवा के सैंपल लिए जाएंगे और उनमें वायरस होने की जांच की जाएगी। कोरोना संक्रमण और कोरोना की वजह से होने वाली मौतों के अलावा एक और बड़ी चिंता का विषय है, कोरोना की वजह से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।
देश भर में ऐसे कितने ही मामले सामने आए हैं जिसमें कोरोना मरीजों ने अस्पतालों में या तो खुदकुशी कर ली या फिर खुदकुशी की कोशिश की। देखने में ये भी आया कि कई कोरोना मरीज ठीक होने के बाद भी सामान्य मानसिक अवस्था में नहीं आ पाते। उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। और क्यों ऐसा हो रहा है, इसका क्या उपाय है, ये हमने पूछा विशेषज्ञों से। ये समस्याएं बड़ी भी हैं कुछ मात्रा में, लेकिन ये पहले से मौजूद थी, जो कि अभी वर्तमान में लोगों की अवेयरनेस की वजह से, लोगों की एडवोकेसी की वजह से, मीडिया रिपोर्टिंग की वजह से बढ़ गई है। और वास्तविकता में जो वास्तव में जो केस थे पहले से, वो ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं। जो आइसोलेशन, और क्योंकि हम जानते हैं कोविड की वजह से आइसोलेशन बढ़ा है, सामाजिक आइसोलेशन की वजह से सोशल इंटीग्रेशन काफ़ी कमज़ोर हुआ है, उससे व्यक्ति का सेल्फ परसेप्शन है अपने स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये मानसिक समस्याओं के रूप में सामने आया है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना ने मानव जाति को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे सामान्य जनजीवन को तबाह किया और इससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। वैक्सीन ही इसकी एक उम्मीद हो सकती है, लेकिन ऐसे भी सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं। कोरोना का संक्रमण बहुत हद तक रोक सकती हैं। कोरोना मरीजों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकती हैं। इसका उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में कोरोना के मामले जब बढ़ रहे थे तो बदइंतजामी की आलोचना हुई, लेकिन अब हालात बहुत हद तक सुधर रहे हैं। अस्पतालों के ज़्यादातर कोरोना बेड खाली हैं। दिल्ली जैसी व्यवस्था बाकी राज्यों में नहीं है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और बिहार में तो मरीजों के ठीक होने की दर भी सबसे कम है। सरकारों को कर्तव्य निभाना चाहिए और हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी क्या है? कोरोना को हल्के में नहीं लेना है, मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखना है, हाथ लगातार धोने हैं और ऐसे उपाय करने हैं जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो, इम्यूनिटी मजबूत हो। उसके लिए अपने आहार का, भोजन का ख्याल रखना है, योग जैसे नियमों का ख्याल रखना है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन का शोध आया है कि अगर सभी अमेरिकी मास्क पहनने लग जाएं तो दिसंबर तक 65,000 मौतें कम होंगी। आप ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ मास्क लगाने से 65,000 लोगों की जान अमेरिका में बच सकती है। मास्क पहनने का इतना बड़ा असर हो सकता है तो फिर पब्लिक में मास्क पहनने से हमें परहेज क्यों है? अभी हमें इस बीमारी से और जंग लड़नी है। अब बात करेंगे लद्दाख की। चीन के साथ सीमा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। कोर कमांडर वार्ताओं के एक के बाद एक दौर चल रहे हैं। हाई पावर चाइना स्टडी ग्रुप की बैठकें हो रही हैं, लेकिन सारी फुटेज लूट ली मोदी सरकार ने। कैसे? रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक दिन के भीतर ही वो दस्तावेज हटा लिया गया जिसमें लिखा था कि चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की। ये दस्तावेज दरअसल रक्षा मंत्रालय की एक मंथली रिपोर्ट थी। इसका टाइटल क्या था? मेजर एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। तो ये जून के महीने में रक्षा मंत्रालय के कामकाज का लेखा जोखा था। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? चाइनीज एग्रेशन ऑन LAC। इस सबहेड का पहला पॉइंट कहता है 5 मई 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, खासकर गलवान घाटी में। चीन ने 17-18 मई को पेंगोंग सो झील, कुंगरांग नाला और गोगरा के इलाके में घुसपैठ की। यह संभवतः पहली बार था जब भारत सरकार ने किसी लिखित दस्तावेज में स्वीकार किया कि लद्दाख में चीन ने हमारे इलाके में घुसपैठ की। जिसने ये पढ़ा, याद किया कि 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा, कोई पोस्ट कब्जे में नहीं है। इस बात पर जमकर हंगामा हुआ था। सवाल किया गया कि अगर चीन हमारे इलाके में नहीं घुसा था तो 15 जून को 20 भारतीय सैनिकों को अंतिम बलिदान क्यों देना पड़ा। प्रधानमंत्री के इस भाषण को चीन ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी किया था।
3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख में निमू में पहुंचे तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। फिर 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की पहली बरसी थी और प्रधानमंत्री राम मंदिर का भूमि पूजन कर रहे थे और उसी रोज ये दस्तावेज रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर आया। कुछ जगह ये खबर भी है कि दस्तावेज 4 अगस्त की शाम को ही अपलोड हो गया था। देखने वालों ने पहले स्क्रीनशॉट लिया, फिर डाउनलोड किया। इसने सरकार के लिए असहज पैदा करने वाली स्थिति बना दी। क्या रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच लद्दाख वाली स्थिति को लेकर कोई तालमेल नहीं है? अगर रक्षा मंत्रालय ये जानता था कि घुसपैठ हुई है तो क्या प्रधानमंत्री को इस बारे में ठीक तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया था? अगर किया गया था तो प्रधानमंत्री का 19 जून वाला बयान कैसे आया? वैसे इस मुद्दे को विपक्ष ने, जैसा का अनुमान था, लपक लिया है। कई ट्वीट्स में राहुल गांधी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं। इस बात से इनकार करना कि चीन हमारी मातृभूमि पर है और वेबसाइट से दस्तावेज हटाने से तथ्य नहीं बदलेंगे। इसी दस्तावेज में दूसरे सबहेड के तीसरे और चौथे पॉइंट पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसमें साफ लिखा है कि ये विवाद लंबा खिंच सकता है, स्थिति संवेदनशील है, इसकी सूक्ष्मता से निगरानी करते रहने की जरूरत है और बदलते हालात के मुताबिक तत्परता से कदम उठाने की भी जरूरत है। मतलब सरकार ये बहुत पहले से जानती थी कि स्थिति किस कदर गंभीर है। बावजूद इसके देश को यही बताया गया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण शांति है। भारत सरकार का लगातार इस बात पर जोर है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि दुनिया भी 1962 वाली नहीं है और मीडिया भी 2020 वाला है। सरकारी विज्ञप्तियां सूचनाओं का इकलौता स्रोत अब नहीं है। उपग्रहों की तस्वीरें हम सबके सामने हैं। इस बात में तनिक भी शुबहा नहीं बाकी है कि चीन ने दारबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी माने DSDBO रोड से लगे कई अहम पेट्रोल पॉइंट्स पर घुसपैठ की और हमारे जवानों को वहां जाने से रोका। गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग से चीन हटा, लेकिन देप्सांग, पेंगोंगसो और गोगरा पोस्ट के इलाके में चीन अब भी जमा हुआ है। तो रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज ने उसी की पुष्टि की जो हम पहले से जानते हैं। तो फिर इसे वेबसाइट से हटाने का क्या मतलब है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार कुछ छिपा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये दस्तावेज किसके कहने पर हटाए गए? ये रक्षा मंत्रालय का अपना फैसला था या इसके लिए ऊपर से कोई संकेत किया गया? भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 5 बैठकें अब तक हो चुकी हैं। दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन हालात ये है कि चीन ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा कि पेंगोंगसो इलाके में कोई घुसपैठ हुई है, जबकि यहाँ चीन फिंगर 8 से फिंगर 4 पर आ गया था और अभी फिंगर 5 तक ही पीछे हटा है। लेकिन फिंगर 4 के निर्माण उसने तोड़े नहीं है, उसकी सड़क सीधे फिंगर 4 तक पहले ही तैयार है। ये मुख्य मुद्दा है। देप्सांग के मैदानों को हालिया विवाद से हटकर बताया जा रहा है, लेकिन सत्य यही है कि वहां भारतीय जवान अपने पेट्रोल पॉइंट्स तक नहीं जा पा रहे। गोगरा पोस्ट इलाके में तो दोनों तरफ की फौज अब भी 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर तैनात है। 2 विशाल सेनाओं के लिए दूरी ज्यादा मायने नहीं रखती और वैसे भी सारी लड़ाइयां मैदान पर नहीं जीती जाती। आधुनिक लड़ाई का एक मोर्चा है सूचनाओं की दुनिया। अप्रैल के अंत से LAC पर हलचल हो रही है। तभी से भारत सरकार लगातार इस मोर्चे पर चीन से 19 साबित हुई है। मिसाल के लिए गलवान घाटी के मामले को लीजिए। जब चीन ने पीछे हटने का वादा नहीं निभाया तो कर्नल बाबू ने पहलकदमी की और अतिक्रमण को लेकर बात करने मौके पर पहुंचे। वहां संघर्ष हुआ, लेकिन कर्नल बाबू और उनकी टुकड़ी ने अतिक्रमण को नष्ट कर दिया। 20 सैनिकों का बलिदान हुआ। इस खबर तक को भारत सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। आधिकारिक सूचनाओं का इतना अभाव रहा कि यही बात लोगों तक पहुंची कि चीन ने हमारे 20 सैनिक मार दिए। शास्त्रों में से ही PR डिजास्टर कहा गया। PM का बयान तो चीन ने ही वायरल कर दिया। इसी तरह हम दुनिया में चीन के अतिक्रमण के खिलाफ ठीक से लामबंदी नहीं कर पाए, क्योंकि हम खुद मानने को तैयार नहीं कि घुसपैठ हुई है। मोदी सरकार का दावा है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। काफिले पर हमला होता है तो वायुसेना भेजकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार सर्जिकल स्ट्राइक करती है, लेकिन चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद ने इस छवि को बेमानी साबित किया। सरकार को याद रखना चाहिए, एक मजबूत सरकार वही होती है जिसमें सच कहने और सुनने का साहस होता है। फिर भारत तो एक लोकतंत्र है, चीन की तरह तानाशाही नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सूचनाएं जनता तक पहुंचाए, ऐसी सूचनाएं जिनको पुष्ट करने के लिए प्रेस स्वतंत्र हो। कह देने से हम ताकतवर नहीं हो सकते, वो मजबूती वाकई नजर भी आनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि मोदी सरकार कम से कम अब इस मुद्दे पर गंभीरता और पारदर्शिता दिखाएगी, हम विदा लेते हैं। लल्लन टॉप शो में आखिरी में आपको फैज की एक लल्लन टॉप नज्म जो लटक शॉर्ट्स के लिए भेजी है कनुप्रिया ने, वो सुनवाते हैं। अगर आप भी
इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं या खुद फीचर होना चाहते हैं लल्लन टॉप शो या दुनियादारी में, तो इंस्टाग्राम पर जाइए और खोजिए लल्लन टॉप की नई पहल लटक। वहां पर आपको अपना वीडियो भेजने के सब तरीके पता चल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। शुक्रिया। आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो, चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं, आज बाजार में पाबजौला चलो। दश्ते अफ़सा चलो, मस्तूरक सा चलो, खाक बर सर चलो, खूब दामा चलो, राह तक ते हैं सब शहरे जाना चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो, आज बाजार में पाबजौला चलो।